पालकी उठाओ। रुकिए, रुक जाइए स्वामी। क्या हुआ? विपत्ति, घोर विपत्ति आने वाली है। तुम पर? आप पर स्वामी। हम पर विपत्ति आने वाली है? जी स्वामी। कैसी विपत्ति? सर फूटने वाला है। तुम्हारा? आपका स्वामी। हमारा? जी स्वामी। कैसे? जैसे ही आप इस पालकी से बाहर निकलेंगे, एक बड़ा सा नारियल पेड़ से टूटकर आपके सर पर गिरेगा और आपका सर तरबूज की तरह छिन्न भिन्न हो जाएगा। अरे मूर्ख, पालकी नीचे क्यों नहीं रखते हो? तुम्हें कैसे पता? अभी झपकी लगी तो हमने स्वप्न में देखा। तुमने स्वप्न देखा? नारियल के पेड़ से एक नारियल हमारे सर पर गिरा, हमारा सर फूट गया। जी स्वामी। कुछ ठहर जाइए। आप कुछ ठहर कर जाएंगे तो गिरने वाला नारियल पहले ही गिर जाएगा ना, और आपका सर फूटने से बच जाएगा। क्या करूं इस औरत का? चलो स्वामी। अब क्या है? आप पर से विपत्ति टल जाए, इसके लिए हमने अखंड प्रतिज्ञा ली है। प्रतिज्ञा? जी स्वामी। कैसे प्रतिज्ञा? एक सप्ताह तक प्रातः काल और सायकाल मंदिर जाकर उठक बैठक करनी होगी। हाँ तो करो ना, हमें क्यों बता रही? आपको करनी है। क्या करनी है? उठक बैठक। अच्छा। जी स्वामी, यही तो प्रतिज्ञा ली है हमने कि आपको एक सप्ताह तक प्रातः काल और सायकाल 4-4 घंटे मंदिर जाकर उठक बैठक करनी होगी, और यदि प्रतिज्ञा पूरी ना हुई तो फोड़े। फोड़े स्वामी, फोड़े। आपके पूरे शरीर पर फोड़े ही फोड़े हो जाएंगे। कुष्ठ रोग लग जाएगा स्वामी आपको, आपके हाथ पैरों को लकवा मार जाएगा, घसट घसट कर चलेंगे आप, कोड़ियों जैसी दशा हो जाएगी स्वामी यदि ये प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई तो। बस 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 बस, इससे अच्छा तो तुम्हारा स्वप्न पूरा हो जाता। क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, ये किन कुकर्मों का दंड दिया इस स्त्री को हमारी कुंडली में बिठाकर। हम गिनवाए गुरुजी? क्या कुकर्म गुरुजी? हमारे कुकर्म गुरुजी, हमारे कुकर्म। पूरी बात सुनते नहीं है, हिंसा पे उतर आते हैं। हमारे कुकर्मों का ही तो भगवान दंड दे रहा है आपको। अरे पालकी उठाओ। सब बचा के जाना। चल उठाओ। आज वैसे ही कुछ अधिक तेल लगाया है आपने, बहुत चमक रहा है। नारियल से बचा कर रखिएगा और सायकाल समय पर पहुंच जाइएगा उठक बैठक के लिए। सुन रहे हैं ना स्वामी? महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। दरबार की कार्रवाई आरंभ की जाए। महाराज, आज की दरबार की कार्रवाई आरंभ करने से पहले क्या महाराज अपना दिया हुआ वचन पूरा नहीं करना चाहेंगे? कौन सा वचन? महाराज, पंडित रामकृष्ण को दिया हुआ वचन। उनकी बुद्धिमत्ता और बुद्धि कौशल से प्रसन्न होकर उन्हें अपना विशेष सलाहकार बनाने का वचन। जो आपने उपहार स्वरूप उन्हें दिया। स्मरण कराने के लिए धन्यवाद मंत्रीवर। पंडित रामकृष्ण महाराज, हम तो भूल ही गए थे कि हमने पंडित रामकृष्ण को हमारे दरबार में अपना विशेष सलाहकार नियुक्त किया है। क्षमा कीजिएगा रामकृष्ण, आज दिन ही कुछ ऐसा है कि हमारी मनोदशा थोड़ी अस्त व्यस्त हो गई है, किंतु आपको देखकर स्मरण हुआ कि आप जैसा बुद्धिमान सुलझा हुआ मनुष्य हमारे दरबार की शोभा है। निसंदेह आप इस पद के योग्य हैं। विलंब किस बात का है महाराज? बुलाइए सलाहकार महोदय को और उनसे कहिए कि अपना स्थान ग्रहण करें। अब पर प्रश्न ये उठता है कि बैठेंगे किस स्थान पर? हमारे ग्रह योग अध्ययन के अनुसार इस पंक्ति में इनके लिए सबसे शुभ आसन रहेगा ये आसन? परंतु आचार्य, इस पर तो लक्ष्मण राव बैठा करते थे। थे अर्थात? चले गए। कहाँ? ऊपर। स्वर्ग से धार गए। कैसे? कैसे? ऐसे जल पी रहे थे, यहां बैठे, जल गले में अटका, सांस रुकी, पहुंच गए। कहाँ? ऊपर। और हाँ, कृष्ण स्वामी ओहो, स्वयं युवावस्था में लेने आ गए। कौन? यमराज यही बैठते थे कृष्ण स्वामी। बेचारे मंदिर से आ रहे थे,
हाँ? मंदिर की सीढ़ियों पर केले का छिलका था, छिलके पर पैर पड़ा, पैर फिसला और धड़ाम से सर टकराया सीढ़ियों से और लुढ़कते हुए धड़ 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 नीचे पहुंच गए। कहाँ? ऊपर। यमराज अपने साथ ले गए। द्वार पर ही ठीक था तो रामा, कम से कम जीवित तो रहता। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ बंधु। आचार्य तथाचार्य, वैसे तो हम इन बातों को नहीं मानते हैं, किंतु क्या आपको नहीं लगता है कि यह आसन थोड़ा सा अभिशप्त है? अर्थात जो भी इस आसन पर विराजमान होता है वो इस संसार से विदा ले लेता है। कहीं हमारे पंडित रामकृष्ण को कुछ हो गया तो? नहीं महाराज, नहीं, इन्हें कुछ नहीं होगा। हमारे विदूषक महोदय को क्षमा क्षमा क्षमा। अब ये विदूषक महोदय कहाँ रहे, अब तो ये सलाहकार महोदय हो गए। हमारे सलाहकार महोदय को ये छोटे मोटे श्राप अभिशाप ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इतने बड़े विद्वान बुद्धिमान तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं ये कोई ना कोई युक्ति निकाल कर ये श्राप अभिशाप को भी पराजित कर देंगे। तो महाराज आप इन्हें इसी आसन पर बिठाइए। और वैसे भी इनके जो ग्रह नक्षत्र हैं उसके हिसाब से इनके लिए इससे भाग्यशाली आसन इस दरबार में और कोई हो ही नहीं सकता है। आचार्य, यदि आप कह रहे हैं तो यही सही, किंतु एक बार हम पंडित रामकृष्ण से जानना चाहते हैं। रामकृष्ण, क्या आपको इस आसन पर बैठने में कोई आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है महाराज। गुरुदेव ने आज तक मेरे लिए जो भी किया है, जब भी किया है, वरदान ही रहा है। तो यदि आचार्य को लगता है कि ये आसन मेरे लिए योग्य है तो मुझे इनका ये आशीर्वाद सहर्ष स्वीकार है। और वैसे महाराज, मैं तो कर्म में विश्वास रखता हूँ। वास्तविक धर्म तो कर्म ही है और धर्म में तो इन सारी बेसिक पैर बातों का कोई स्थान नहीं होता है ना। हाँ। अच्छा लगा आपके विचार सुनकर पंडित रामकृष्ण। आज से ये पद और ये आसन दोनों आपके हुए। हमें पूरा विश्वास है कि आप इस पद की गरिमा को बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे, बिना किसी पक्षपात के पूरी ईमानदारी और निष्ठा से आप इसका मान बढ़ाएंगे। पंडित रामकृष्ण, अपना आसन ग्रहण कीजिए। दरबार की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। दरबार की कार्रवाई का पहला चरण हम ठेकेदार शामराव से आरंभ कर सकते हैं। ठेकेदार शामराव, जो पश्चिमी देवासन नगर से उत्तरी पूर्व घाट तक एक मार्ग बनाने का काम सौंपा था, उस मार्ग को बनाने में उन्हें काफी अड़चन आ रही। ठेकेदार शामराव इसी संदर्भ में आपसे भेंट करना चाहते हैं महाराज। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम। अवश्य, अनुमति है, बुलाइए। महाराज की जय हो। ठेकेदार शामराव, बताइए क्या समस्या है आपकी? महाराज, बात यह है कि अब कैसे कहूं, क्षमा चाहता हूं महाराज, परंतु मैं जानना चाहता हूं कि इस मार्ग के निर्माण का नक्शा किसने बनाया था? निसंदेह हमारे सरकारी वास्तुकार ने। क्यों? यदि इस नक्शे के हिसाब से मार्ग बनाया गया तो बड़ी समस्या हो जाएगी मंत्रीवर।
महाराज, मार्ग के रास्ते में बहुत कुछ ऐसा आ रहा है जिसे तोड़े बिना मार्ग बनाना असंभव है। हाँ तो तुड़वा दीजिए ना पहले से निर्मित छोटे मोटे निर्माण। यदि महाराज ने नक्शा पारित किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। राज्य की उन्नति और प्रजा की सुविधा के लिए तो बनाया जा रहा है ये मार्ग। तुड़वा दीजिए, तुड़वा दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता महाराज। क्यों नहीं हो सकता? महाराज, क्योंकि मार्ग के निर्माण में ऐसे निर्माण है जो तोड़ना असंभव है। जैसे कि गांव, जंगल, नदी, खेत, पहाड़ और महाराज एक घर। किसका? महाराज हमारे धनी मनी का घर तोड़ने की बात कर रहे हैं? इनका नहीं राजगुरु, आपका। अच्छा, किसका? जी राजगुरु। ले मनी, आज तो सुनीली ऊपर वाले ने तेरी आ गया बुढ़ा सड़क पर, हो ही गया बेघर। हमारा आपके दादा परदादा ने हमारे दादा परदादा को दिया था घर। वहाँ वर्षों से पूजा और अनुष्ठान हो रहा है। वो घर नहीं है महाराज, पूजा का घर है। आचार्य पर हम समझते हैं, किंतु आप चिंतित मत होइए। यदि आपका घर नहीं रहा तो क्या हुआ? हमारा ये महल है, ये भी तो आप ही का है। आप कुछ दिनों तक यहाँ हमारे महल में आके रह सकते हैं। अतिथि गृह में रह जाइए और उस दौरान आपका नया घर हम निर्माण करा देंगे। निर्माण में केवल राजगुरु का घर ही नहीं आ रहा है महाराज। हाँ तो आपत्ति क्या है? तुड़वा दीजिए, जो भी रास्ते में है सब तुड़वा दीजिए। महाराज, आपका राजमहल भी आ रहा है। क्या? जी महाराज, यदि मार्ग बनवाना है तो उन सभी गांव, जंगल, नदी, खेत, पहाड़ और राजगुरु के घर के साथ साथ आपका राजमहल भी तुड़वाना होगा। ठेकेदार श्यामराव, ये क्या कह रहे हैं आप? वास्तुकार कृष्णराव जिन्होंने इस मार्ग का नक्शा बनाया है वो हमारे बहुत ही पुराने, अनुभवी, सुलझे हुए और अत्यंत दक्ष वास्तुकार हैं। और ये जो नक्शा है वो हमने स्वयं भली भांति समझा है, उसे देखा है, उसके बाद उस मार्ग को बनाने की अनुमति दी है हमने। अब महाराज, जो भी कुछ है आपके सामने है। महाराज, यदि महाराज आज्ञा दें तो क्या मैं वो नक्शा एक बार देख सकता हूँ? क्षमा करें महाराज, परंतु इस झमेले का पूरा कारण जानकर कोई भी स्वयं को हंसने से रोक नहीं पाएगा। हम उत्सुक है वो कारण जानने के लिए पंडित रामकृष्ण। ये नक्शा उल्टा पकड़े घूम रहे हैं हमारे ठेकेदार महोदय, तो निर्माण तो उल्टा होगा ही महाराज। महाशय, ये नक्शा यूं नहीं, यूं बनाया गया है। सड़क मार्ग इस सीधी दिशा में बनानी है, उल्टी दिशा में नहीं। उल्टी दिशा का अनुसरण करेंगे तो समस्या तो होगी ही महाराज। हद होती है मूर्खता की। ये हो क्या रहा है हमारे महल में? जहां देखो वहां मूर्ख, बेवकूफ और अकल के अंधे दिखाई देते हैं। क्या संदेश जाएगा दुनिया में? यही ना कि राजा कृष्णदेव राय, दुश्मन जिसकी तलवार की धार देखकर चौंधिया जाते हैं, वो मूर्खों के महाराज हैं, बेवकूफों के सम्राट। परिहास बन के रह जाएगा हमारा विजयनगर राज्य, और वो हम होने नहीं देंगे। ले जाओ इस मूर्ख को और कारावास में डाल दो। महाराज, गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए महाराज। महाराज, गलती हो गई महाराज, क्षमा कर दीजिए महाराज। महाराज, गलती हो गई महाराज, क्षमा कर दीजिए महाराज। महाराज, गलती हो गई। आचार्यवर जी महाराज, कोई उपाय बताइए। इस समस्या का कोई समाधान चाहिए। क्या करें हम इन मूर्खों का? उपाय तो है महाराज, यदि महाराज चाहें तो। दीजिए उपाय आचार्य। महाराज, राज्य में 20 महामूर्ख ढूंढे जाए, ऐसे मूर्ख जिनका कोई सानी ना हो,
उन्हें ढूंढा जाए, यहाँ लाया जाए और सबके बीच बीच चौराहे पर 100-100 कोड़े लगाए जाए। उसके बाद आजीवन काल के लिए बंदी गृह में डाल दिया जाए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं आचार्य? कोई यदि मूर्ख है तो उसमें उसके स्वयं का क्या दोष? और बिना दोष के किसी को इतना गंभीर दंड देना कहाँ का न्याय है महाराज? आप दरबार की गरिमा का अपमान कर रहे हैं पंडित रामकृष्ण। हमारे और महाराज के बीच हस्तक्षेप करने का अधिकार या किसी को नहीं है। आपका कार्य है सलाह देना, लेकिन तब जब आपसे मांगी जाए। ये एक गंभीर मामला है महाराज। इसके बीच में बोलने के लिए आप अभी छोटे, अनुभवहीन और अयोग्य। अपने पद की सीमा में रहिए पंडित रामकृष्ण। यदि भविष्य में हमारे और महाराज के बीच में बोलने का साहस किया तो आपको भी उन्हीं मूर्खों में गिना जाएगा जिन्हें ढूंढकर दंड दिया जाना है। आचार्य, आप आगे कहिए, क्या कह रहे थे आप? महाराज, हम ये कह रहे थे कि अगर इस तरह के मूर्खों को ढूंढा जाए, उन्हें दंड दिया जाए, तो हमारा ये मानना है कि प्रजा के बीच में स्पष्ट और कठोर संदेश जाएगा कि विजयनगर में मूर्खता करना कितना कठोर अपराध है। और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपका दिया गया ये दंड प्रजा को सदैव स्मरण रहेगा और भविष्य में कोई भी ऐसी बेवकूफी करने का साहस नहीं करेगा महाराज। दंड के संदर्भ में बाद में सोचेंगे आचार्य। सर्वप्रथम हमें हमारे राज्य के मूर्ख चाहिए हमारे सामने। किंतु प्रश्न यह है कि यह कार्य कौन करेगा? कौन ढूंढकर लाएगा इन मूर्खों को? ये खड़े हैं ना मूर्खों के सबसे बड़े शुभचिंतक, हमारे विशेष सलाहकार महोदय पंडित रामकृष्ण। ये संभालेंगे दायित्व। ये ढूंढ कर लाएंगे मूर्खों को। रामा? महाराज। जी हाँ, रामकृष्ण। अब मूर्खों को ढूंढने के लिए तो किसी बुद्धिमान व्यक्ति का होना अति आवश्यक है ना। तो इस कार्य के लिए इससे बड़ा बुद्धिमान और कौन होगा? महाराज, हमारे विचार में इस पूरे दरबार में यदि इस दायित्व के योग्य कोई व्यक्ति है तो वो है केवल और केवल पंडित रामकृष्ण। इनके अतिरिक्त और कोई नहीं। ये कार्य इन्हें सौंप देना चाहिए महाराज। क्यों? पंडित रामकृष्ण ढूंढ लाएंगे ना 20 मूर्ख? नहीं, चलो 15, वो भी नहीं। अच्छा 10, अच्छा 8 तो ढूंढ के ला ही सकेंगे ना? बस महाराज, यही ढूंढ के लाएंगे मूर्ख। परंतु महाराज, हम ये पंडित रामकृष्ण, हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आपको कोई आपत्ति है इस कार्य में? कोई आपत्ति नहीं है महाराज। यदि आचार्य ने मुझे इस महान कार्य के योग्य समझा है तो यही सही। कोई आपत्ति नहीं है महाराज। अद्भुत। तो निर्णय हो गया। पंडित रामकृष्ण हमारे लिए 8 मूर्खों को ढूंढ कर लाएंगे, वो भी 7 दिनों के भीतर भीतर। महाराज, आप कुछ ठहर कर जाएंगे तो गिरने वाला नारियल पहले ही गिर जाएगा ना, और आप कसर फूटने से बच जाएगा। तो पंडित रामकृष्ण पकड़ लीजिएगा महामूर्ख, जहां भी मिले, कोई भी हो, कहीं भी हो, हमारे आपके महाराज के किसी के भी परिवार के, कोई भी निर्बुद्धि प्रचंड मूर्ख मिले उसे दबोच लीजिएगा, बिना डरे, बिना पक्षपात किए। और हाँ,
बिना स्त्री पुरुष का भेदभाव किए हम आपके साथ हैं, बुरा नहीं मानेंगे। ना 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 ना, हमारी तरफ से निश्चिंत रहिएगा। 7 लोग दौड़ते हैं, एक को पुरस्कार मिलता है। जब एक ही को पुरस्कार मिलना है तो 7 लोगों को दौड़ाने की क्या आवश्यकता है? क्यों महाराज, हमने ठीक कहा ना? हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा है आचार्य आपने। जाइए पंडित रामकृष्णा, आप जाइए और कार्य आरंभ कीजिए और शीघ्र अतिशीघ्र हमारे सामने 8 मूर्खों को लेकर आइए। महाराज, ये क्या हो गया रामा? सर मुंडाते ही ओले। सही कहा बंधु, मैं तो आज यहाँ अपने नए पद का आनंद उठाने आया था, पर ये तो नया झमेला पल्ले पड़ गया। लगता है अभी तक मेरे नक्षत्रों में चैन से बैठने का समय नहीं आया है।